हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमने एक टर्म पढ़ी थी डिमांड। तो डिमांड वाज विद कंसर्न विद कस्टमर। तो वहां पे जो जो हम डिमांड करते हैं और प्राइस का रिलेशन जो होता है वो कैसा होता है? इनवर्स। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है और प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है। बट यहां पर क्या होगा? यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? सप्लाई की। तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई इज द क्वांटिटी विच द सेलर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मैं रिपीट कर देता हूं। द सप्लाई इज द क्वांटिटी विच द सेलर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई तो मैंने आपको बता दिया। तो व्हाट इज स्टॉक? द गुड्स लेइंग विद द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर के पास सामान रखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे स्टॉक। गुड्स लेइंग विद द प्रोड्यूसर एंड दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच ही इज रेडी टू सेल, दैट इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। जो अलग अलग रेट पे वो सेल करने के लिए रेडी है वो सप्लाई है। और जितना उसके पास सामान रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक को इंटेंडेड सप्लाई या पोटेंशियल सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। आपने कहा सर ये क्या है सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड? अगर मैं बोलता हूं वेरियस क्वांटिटीज एट वेरियस प्राइस, जैसे जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी 10 थी, प्राइस 2 था तो क्वांटिटी 20 थी, प्राइस 3 था तो क्वांटिटी 30 थी, प्राइस 4 था तो क्वांटिटी 40 थी। तो जब हम अलग अलग प्राइस हमने बोले, अलग अलग हमने क्वांटिटी बोली, प्राइस बढ़ता गया तो सप्लाई भी बढ़ता गया, तो उसको हमने ओवरऑल बोला। ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे सप्लाई वेरियस क्वांटिटीज एट वेरियस प्राइस। बट अगर मैं बोलता हूं इनमें से एक और उधर भी एक, मतलब हमने बोला मान लीजिए 1 प्राइस था तो क्वांटिटी सप्लाइड जो थी 10 थी, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड, स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस। शुड आई रिपीट? देखिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं बहुत सारे प्राइजेस के साथ सप्लाई लिखूं, वेरियस क्वांटिटीज सप्लाइड एट वेरियस प्राइस, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई। और उनमें से इधर से एक प्राइस बोलूं और उधर से एक सप्लाई बोलूं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड, स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस। नेक्स्ट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व्स। अब इसको मैं आपको एक कर्व बना के दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे हमने कहा कि ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। तो प्राइस मान लीजिए हम बात करते हैं, प्राइस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और क्वांटिटी कितना है? 10, 20, 30 एंड 40। दिस इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या कहता है? ए टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज बाय फॉर्म ए, बाय फॉर्म ए। और अगर फॉर्म बी का भी हम ले लें तो क्या होगा? फॉर्म बी। तो फॉर्म बी का क्वांटिटी भी ले लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं हम 20, 30, 40 एंड 50। देखिए मजेदार बात क्या है कि फॉर्म ए बी ज्यादा सेल करना चाहती है जब प्राइस बढ़ रहे हैं, और क्वांटिटी बी भी ज्यादा बेचना चाहती है जब प्राइस बढ़ रहे हैं। बट जरूरी नहीं है जितना फॉर्म ए सेल करना चाहती है उतना ही फॉर्म बी सेल करना चाहती है। तो अगर मैं दोनों ही सप्लाई को ऐड कर लूं तो दैट इज ए प्लस बी, दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉर्म ए एंड बी का हमने सप्लाई को ऐड कर लिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्केट सप्लाई। तो दैट इज 30, दैट इज 50, दैट इज 70 एंड दैट इज 90। तो अगर मैं इनको ग्राफ के थ्रू प्लॉट करूं तो आप देखिएगा, पहला मैंने बनाया फॉर्म ए के लिए, दूसरा मैंने बनाया फॉर्म बी के लिए, और तीसरा मैंने बनाया मार्केट के लिए। तो मान लीजिए यहां पे हमने लिया प्राइस, यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। ऐसे ही हमने यहां क्या लिया? प्राइस। और यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। यहां क्या लिया? प्राइस। यहां क्या लिया? क्वांटिटी। ठीक है। अब क्या होगा? 1, 2, 3, 4। तो प्राइस जब 1 है तो क्वांटिटी कितनी है? यहां पे हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40। तो 1 पे कितना बोलिए? 10, 2 पे कितना है बोलिए? 20, और 3 पे कितना है बताइए? 30, एंड 4 पे कितना है हमारा? 40। तो ये 1, 2, 3 एंड 4, और यहां पे हमने कितना लिया? 10, 20, 30 एंड 40।
तो ये कुछ ऐसे बन गया, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई कर्व ऑफ फॉर्म ए। ऐसे हम यहाँ ले सकते हैं 10, 20, 30, नहीं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे हमने लिया 10, 20, 30, 40, 50। तो 1 पे कितना है 20, 2 पे कितना है 30, ये है 10, 20, 30, 40 एंड 50, और उसके बाद 3 पे कितना है 40, और 4 पे कितना है 50। तो ये अपवर्ड स्लोप है। तो सप्लाई कर्व जो बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब कैसा है, कैसा रिलेशन में इनका रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा, बिकॉज यू आर ए सेलर, यू वांट टू सेल मोर एट ए हायर प्राइस। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके बनाऊं तो ये कितना हो जाएगा 10, 1 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे आप चेक करिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और हमने यहाँ थोड़ा और आगे ले लिया 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ 90। तो 1 पे हमने कितना लिया 30, 1 पे कितना लिया 30, 2 पे कितना लिया हमने 50, ओके, 3 पे कितना लिया हमने 70, और 4 पे कितना लिया हमने 90, और ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया। दिस इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई कर्व, दिस इज मार्केट सप्लाई, दिस इज फॉर फॉर्म ए, दिस इज फॉर फॉर्म बी, और दिस इज मार्केट सप्लाई कर्व, that is of form A plus B. Now the next topic we will discuss is slope of supply curve. What is the slope? Slope will be delta P upon delta Q will be the slope for the supply curve. Now what is supply function? Supply function shows functional relationship between supply and its determinants. अब आपने कहा सर डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, जैसे सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे आप टी और कॉफी दोनों सेल करते हैं, अगर टी की रेट बढ़ने लगेंगी तो आप टी की सप्लाई बढ़ाएंगे, कॉफी की कम कर देंगे, और जब कॉफी की रेट बढ़ने लगेंगी तो आप कॉफी की सप्लाई बढ़ाएंगे और टी की सप्लाई कम कर देंगे। देन नंबर ऑफ फॉर्म्स, अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा है तो सप्लाई विल बी मोर, नंबर ऑफ फॉर्म्स कम है तो सप्लाई विल बी लेस। नेक्स्ट इज आपका गोल ऑफ द फॉर्म, अगर गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो आप ज्यादा तभी बेचेंगे जब प्राइस बढ़ेगा, और अदरवाइज अगर आपका सेल मैक्सिमाइजेशन है तो सेम प्राइस पर भी आप ज्यादा सेल कर सकते हैं। देन इज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे होते जाएंगे, कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेबर बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, हम सप्लाई कम करेंगे, और कम होंगे तो सप्लाई ज्यादा करेंगे। हम बात करते हैं टेक्निक्स की, अगर टेक्निक हमारी जो है अगर कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है तो सप्लाई विल बी लेस, और अगर इजी टेक्निक है तो सप्लाई विल बी मोर, या फिर हमारी सप्लाई में अगर जैसे मान लीजिए कुछ इंप्रूवमेंट आ जाता है तो सप्लाई विल बी मोर। एक्सपेक्टेशंस, अगर हमें लगता है फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे तो हम सप्लाई अभी कम कर लेंगे, हमने सोचा बाद में बेचेंगे। नेक्स्ट इज आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी जीपी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट में अगर मान ली गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दिए सप्लाई विल बी लेस, और सब्सिडी बढ़ा दी तो सप्लाई विल बी मोर। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई फंक्शन या फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सप्लाई। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? Law of supply says other things remaining the same, if price increases supply also increases, price decreases supply also decreases, that is what called law of supply। but इसमें other things remaining same लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है what are the assumptions? assumptions का मतलब है जितने भी मैंने ये फैक्टर्स आपको बोले इनमें से पहला वाला छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फॉर्म्स, गोल ऑफ द फॉर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, टेक्निक, एक्सपेक्टेशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा तभी हमारा ये लॉ अप्लाई होगा। दीज आर व्हाट कॉल्ड अजम्पशंस। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इसमें पहले वाले को छोड़ के बाकी सब अदर थिंग्स हैं जो कि कांस्टेंट रहेंगे, ओनली देन आर लॉ विल अप्लाई। व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द लॉ? पहला है एग्रीकल्चर आउटपुट, जैसे आपने देखा होगा जो आपका प्याज है, ऑनियन जो है, उसके कई बार उसका जो सप्लाई कम हो जाता है ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स। मान लीजिए उसकी सप्लाई कम हो गई, अब उसका प्राइस तो बढ़ सकता है पर आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते बिकॉज इट विल बी
प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स ओनली इन ए पर्टिकुलर सीजन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका आउटपुट नेचुरल फैक्टर्स के थ्रू गवर्न है, उसकी सप्लाई को आप, जैसे सप्लाई शॉर्ट हो गई है तो आप उसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते इवन इफ द प्राइसेस आर राइजिंग। जबकि लॉ तो ये कहता है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, बट प्राइस तो बढ़ सकता है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्रॉप है, उसको फ्लड की वजह से काफी कम क्रॉप प्रोड्यूस हुई, तो अब उसका रेट तो बढ़ सकता है, बट यू कांट इंक्रीज द सप्लाई बिकॉज इट इज नॉट मशीन मेड। नेक्स्ट इज आपका गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। जैसे मान लीजिए कोहिनूर का हीरा है, अब उसकी सप्लाई लिमिटेड है, अब उसका रेट बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बट यू कांट चेंज द सप्लाई। नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वो जल्दी खराब होने वाले, कई बार जो जल्दी खराब होने वाली चीज होती है उसको हम कम रेट पर भी ज्यादा सेल कर देते हैं। आपको पता है अगर नेक्स्ट डे उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो आप कम रेट पर भी ज्यादा सेल कर देते हैं, वहां भी लॉ अप्लाई नहीं होगा। अगला हमारा टॉपिक रहेगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। चलिए इसे देखते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का एक और नाम होता है और मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। और इसका एक और नाम होता है शिफ्ट। तो मूवमेंट किसकी वजह से आता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ड्यू टू चेंज इन प्राइस when other factors are constant, when other factors are constant। ओके, अब जैसे आप यहां देखिएगा, मैं दो ग्राफ इसमें बना रहा हूं, ये दो टाइप का होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया, देखिएगा आप ध्यान से, एक मैंने कॉन्ट्रैक्शन का बनाया, एक एक्सटेंशन का बनाया। देखिए प्राइस, यहां पे हमने प्राइस लिया, यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी लिया। तो प्राइस आपने यहां था, क्वांटिटी यहां था, ये आपने अपनी मर्जी से बना लिया, दिस इज पी, दिस इज क्यू। अब प्राइस बढ़ा और प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ा, तो क्या हो जाएगा ये बताइए? हमारा जो एरो है वो कहां से कहां गया? ऊपर की तरफ, मतलब ए से लेकर बी की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे इसको? एक्सपेंशन। बट अगर मैं यहां बात करता हूं कि ये पहला आपने बॉक्स कुछ भी ले लिया, आपकी मर्जी है, दैट इज पी, दिस इज क्यू। यहां पे हमने क्या लिया? प्राइस। यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। तो अगर मान लीजिए प्राइस गिरता है और क्वांटिटी भी, प्राइस गिरने से क्वांटिटी भी क्या होता है? गिर जाता है। तो पहले ये वाला पॉइंट आया ए और फिर ये वाला पॉइंट आया बी, तो आपका एरो यहां से इधर आया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ट्रैक्शन। तो दैट इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज एक्सपेंशन, और कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। एंड इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यहां प्राइस बढ़ा था, यहां पे प्राइस क्या हुआ? यहां पे प्राइस गिरा। तो यहां प्राइस गिरने से सप्लाई गिरा, और यहां पर क्या हुआ? यहां पे आपका प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ा। क्लियर? दैट इज व्हाट कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा चेंज इन सप्लाई। व्हाट इज चेंज इन सप्लाई? चेंज इन सप्लाई इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अदर फैक्टर्स व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस इज कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट हो तो अदर फैक्टर्स की वजह से यह चेंज आता है। किसकी वजह से चेंज आता है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बनाया, यहां पे मैंने प्राइस लिया और यहां पे मैंने क्वांटिटी लिया। तो प्राइस यहां था, कांस्टेंट था, और सप्लाई अचानक मेरा कहां से कहां शिफ्ट कर गया? एस से S1 राइट में। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंक्रीज। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई। और आपने कहा सर अगर लेफ्ट में चला जाता तो? अगर वो लेफ्ट में चला जाता, जैसे ये ऐसे है, दिस इज, ये प्राइस है हमारा, प्राइस हमारा कांस्टेंट रहा, और जो हमारी जो क्वांटिटी है वो पहले SS थी, अब वो क्या हो गई? S1। लेफ्ट में शिफ्ट कर गई वो S1, सप्लाई लेफ्ट में शिफ्ट कर गई। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई क्यों बोला? क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं आया पर सप्लाई कम हो गई, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये आपका हो गया इंक्रीज इन सप्लाई, ये आपका हो गया डिक्रीज इन सप्लाई। और ये किसकी वजह से आता है? इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, ये इनके रीजंस क्या हैं? चेंज इन सप्लाई के रीजंस क्या? अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स का मतलब ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है कि जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो क्या होगा। देखिए यहां से देखिएगा, ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, यहां मैंने प्राइस लिया और यहां मैंने क्वांटिटी लिया,
एग्जाम में केस स्टडी की फॉर्म में 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए जरा, ये आपका प्राइस है जो कि कांस्टेंट है। अब हमने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है इंप्रूव हो गई, तो ये कहां शिफ्ट कर जाएगा बताइए? अगर ये मेरा सप्लाई है तो कहां शिफ्ट करेगा? ये राइट में। कहां शिफ्ट करेगा बोलिए? राइट में। कब शिफ्ट करेगा राइट में? जब हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए। और दूसरा, इनपुट प्राइजेस। इनपुट प्राइजेस में क्या होगा? आपने कहा सर अगर इनपुट प्राइजेस बढ़ जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, तो कहां शिफ्ट करेगा ये? लेफ्ट में। कहां शिफ्ट करेगा बोलिए? लेफ्ट में। आपने कहा क्यों? क्योंकि देखिए जब इनपुट महंगा हो जाएगा, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, तो आप कम प्रोड्यूस करेंगे, तो सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। और अगर मान लीजिए इनपुट प्राइस सस्ते हो गए तो कहां शिफ्ट कर जाएगा? राइट में। अगला, जीएसटी। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो हमारे लिए सप्लाई कम हो जाएगी, तो इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। और अगर उन्होंने कहा सब्सिडी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है तो इट विल शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इनके अलग अलग ग्राफ्स बन सकते हैं, मैं तो आपको एक ही के अंदर सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब आपको या तो राइट का शिफ्ट दिखाना है या फिर लेफ्ट का दिखाना है या फिर दोनों दिखाने हैं, तो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया, तो आप पहला बेसिक बनाइए एसएस, बस केवल एक बनाइए एसएस। फिर आप टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं तो एक और बना दीजिए राइट में, बस दैट्स इट। और आपने कहा सर अगर इनपुट प्राइसेस को बढ़ना और घटना दोनों दिखाना है, तो आप ऐसे बना दीजिए, पहले एस, S1, S2। और अगर इनपुट प्राइस बढ़ गए तो लेफ्ट में शिफ्ट, घट गए तो राइट में शिफ्ट। नेक्स्ट, जीएसटी। जीएसटी अगर टैक्सेस बढ़ा दिए तो कहां शिफ्ट कर जाएगा? लेफ्ट में। और अगर सब्सिडी बढ़ा दी तो कहां शिफ्ट कर जाएगा? राइट में। नेक्स्ट, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मान लीजिए कॉफी के लिए टी की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपका ये जो प्राइस और क्वांटिटी है कॉफी की है, किसकी है? कॉफी की। अब टी का रेट बढ़ गया तो हम कॉफी की सप्लाई को क्या कर देंगे? कम। और अगर मान लीजिए टी का रेट कम हो गया तो हम कॉफी की सप्लाई को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। क्लियर? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, ये आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इंक्रीज या डिक्रीज आया, और ये जो आता है इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड ग्राफ्स। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? प्राइस इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, दिस इज ES, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ इसका ग्राफ जो होगा वो कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से। अगर ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे हमने प्राइस लिया और हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिया, तो अगर ये ऐसे बनेगा तो इसको बोलेंगे ES इज इक्वल टू व्हाट? इन्फिनिटी। और अगर ये ऐसे बनेगा तो हम क्या बोलेंगे? ES इज इक्वल टू व्हाट? 0। और अगर ये आपका ओरिजिन से बनेगा तो ES इज इक्वल टू 1, यूनिटरी, चाहे वो उसका एंगल ये हो चाहे ये हो। और अगर ये y एक्सिस से जाएगा तो दिस इज ES इज ग्रेटर देन 1, और अगर ये x एक्सिस से जाएगा तो ES इज लेस देन 1। तो ये याद रखिएगा, मैं रिपीट कर देता हूं। अगर ये, इसको बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसको परफेक्टली मतलब यहां पे प्राइस बढ़े या गिरे पर सप्लाई चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने प्राइस लिया है और यहाँ क्वांटिटी लिया है, प्राइस लिया है और यहाँ क्वांटिटी लिया है। तो हमने क्या देखा है, इसकी जो डिफरेंट इलास्टिसिटीज हैं, तो अगर ये परफेक्टली टू एक्स एक्सिस है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक, दिस इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो परफेक्टली इलास्टिक, मतलब प्राइस में हल्का सा चेंज, सप्लाई में एक्सट्रीम चेंज लाएगा। यहाँ पे प्राइस के बढ़ने घटने से सप्लाई चेंज नहीं होगी। यहाँ पे जो सप्लाई का जो चेंज है वो प्राइस के चेंज के बराबर है। यहाँ पे सप्लाई का जो चेंज है वो प्राइस के चेंज से ज्यादा है, यहाँ सप्लाई का चेंज प्राइस के चेंज से कम है। तो दीज आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इट, विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी। वन इज नेचर ऑफ इनपुट्स। अगर नेचर ऑफ इनपुट्स इजीली अवेलेबल हैं तो आपकी सप्लाई में चेंजेस
आएंगे मतलब इलास्टिक, और अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो कम चेंजेस आएंगे मतलब इनइलास्टिक। नेचुरल कॉन्स्टेंट्स, जैसे मान लो टीक वुड है, तो वो टीक वुड मशीन मेड नहीं है, तो उसको बनने में लंबा टाइम लग जाता है, तो उसकी सप्लाई में ज्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते, तो इनइलास्टिक। रिस्क, अगर कोई फर्म रिस्क लेना चाहते हैं तो मोर इलास्टिक, रिस्क कम लेना चाहती है तो लेस इलास्टिक। नेचर ऑफ द कमोडिटी, अगर वो पेरिशेबल कमोडिटी है, जल्दी खराब होने वाली है, तो उसकी सप्लाई में कम चेंजेस आएंगे मतलब इनइलास्टिक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ती हुई है तो आप सप्लाई में ज्यादा चेंजेस नहीं करोगे मतलब इनइलास्टिक। टाइम फैक्टर, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में सप्लाई में कम चेंजेस आएंगे मतलब इनइलास्टिक, लॉन्ग टाइम पीरियड में आ सकते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड इलास्टिक। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन की जो आप इजी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो सिंपल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो मोर इलास्टिक, और अगर कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज कर रहे हैं तो इनइलास्टिक, जिसमें कम चेंजेस आएंगे। तो मैंने इसमें आपको इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारा टॉपिक डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, सप्लाई एंड स्टॉक डिस्कस किया, सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई डिस्कस किया, सप्लाई शेड्यूल एंड उसके कर्व्स डिस्कस किए। मैंने डिस्कस किया इसका स्लोप, देन आई डिस्कस द सप्लाई फंक्शन, देन लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स असम्पशंस, वी डिस्कस द exceptions to the law of supply, we discuss change in quantity supplied and change in supply। फिर मैंने इसको प्रैक्टिकली आपको डिफरेंट केस स्टडीज के थ्रू भी समझाया कि भी ये अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई या तो राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट कर गई। आई डिस्कस द प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई एंड इट्स ग्राफ्स। फॉर्मूला क्या था इसका, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये डिफरेंट इसके ग्राफ्स हैं। उसके बाद आई डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये वो फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।